हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं, ये कैसे कैसे लागू हुए हैं, किन किन अनुच्छेदों में हैं, तो वो आपको समझाया जाएगा। देखो बच्चों, ये भाग 6 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक, यानी अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बच्चों कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनका प्रावधान कितने से कितने अनुच्छेदों में किया गया है। तो अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है। और ये कौन से भाग में है, तो ये भाग 4 में है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में उचित और समान सामाजिक आर्थिक व्यवस्था एक कल्याणकारी राज्य स्थापित हो। तो यानी कि जो ये अनुच्छेद है नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में, इसका ये उद्देश्य है कि जो एक राज्य है या देश है उसमें एक कल्याणकारी राज्य स्थापित हो, यानी वहाँ जो रहने वाले नागरिक हैं उनको सही तरीके से सुरक्षा, खान पीन, रहन सहन के जितने भी मुद्दे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से उनको प्राप्त हों। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन जब ये आएगा कि किस भाग में है, तो ये भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 में है। तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत जितने भी हैं वो 36 से 51 तक हैं। इसके अलावा ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए बनाए गए हैं। और जो 36 अनुच्छेद है बच्चों, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा और बचाव। यानी कि जो क्वेश्चन ये आ सकता है अनुच्छेद 36 में कौन कौन सी सुरक्षा दी गई हैं, तो सामाजिक सुरक्षा और उसकी बचाव बताए गए हैं। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि जो 37 में ये साफ लिखा है कि जो ये हमें नीति निर्देशक सिद्धांत मिले हैं जो कल्याणकारी राज्य के लिए स्थापित हुए हैं, उन्हें न्यायालय में परिवर्तन उनका नहीं हो सकता, किंतु इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। केंद्र सरकार का इसमें कोई वो नहीं है, परंतु जितने भी नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो अनुच्छेद 36 से 51 में है, भाग 4 में है, उनको न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कोई इसके खिलाफ नहीं जा सकता। ये जैसे हैं वैसे उनको प्राप्त है, किंतु इन्हें लागू करना कौन लागू करेगा, इन्हें राज्य लागू करेगा। इसके अलावा बच्चों अनुच्छेद 37 जो आपका 37 है, ये न्यायालय में द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन फिर भी इनको राज्य को लागू करना पड़ेगा। इसके अलावा 38 अनुच्छेद 38 में क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय व्यवस्था, यानी जो इस राज्य में नागरिक रह रहे हैं किसी भी राज्य में, उनको सामाजिक न्याय मिले। आर्थिक यानी उनको रोजगार की पूरी सुविधा हो। राजनीतिक न्याय यानी किसी राजनीतिक कारण से उनको किसी तरीके का अगर उनके कुछ खिलाफ या कोई ऐसी बात होती है तो उनको वो न्याय प्राप्त होगा। ये अनुच्छेद 38 के तहत वो अपने न्याय के लिए न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 39 क्या है, समान न्याय सभी नागरिकों के लिए आजीविका की पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना और स्त्री तथा पुरुषों के लिए समान काम के लिए समान सुनिश्चित जो वेतन है वो सुनिश्चित करना तथा धन का समान वितरण करना। अब देखो, इसको हमें ऐसे समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन ये आ सकता है, जैसे 38 है तो 38 में पूछा जा सकता है कि 38 में क्या क्या प्रावधान है। तो सामाजिक न्याय का प्रावधान है, आर्थिक न्याय का प्रावधान है, यानी समाज में न्याय मिले, कोई किसी को दबा नहीं सकता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। आर्थिक न्याय मिले, अगर वो पढ़ा लिखा है नहीं भी है तो भी उसको रोजगार का पूरे जो अवसर हैं वो मिलने चाहिए। जैसे जिसकी योग्यता होगी उसको उसी हिसाब से रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काम करना चाहता है और उसको काम ना दिया जाए। राजनीतिक न्याय है तो ये 3 व्यवस्थाएं अनुच्छेद 38 में है। इसके अलावा बच्चों ये पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 39 में क्या है, तो समान न्याय सभी के लिए समान न्याय है, यानी कि अगर पुरुष और महिला एक समान काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलेगा। अगर एक पुरुष को पर डे का 500 मिल रहा है तो महिला को भी 500 देना होगा। अब ये ऐसा है नहीं, क्यों? अगर आप कहीं देखेंगे, कहीं सड़कों पर लोग काम कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं तो महिलाओं की सैलरी में और पुरुषों की सैलरी में
काफ़ी अंतर है। लेकिन हमारा कानून अनुच्छेद 39 ये कहता है कि समान काम का समान वेतन सुनिश्चित होना चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं है नागरिकों को कि एक महिला पुरुष को समान वेतन मिलना चाहिए, तो वो हमें अनुच्छेद 39 में है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 39 में किस उसमें समान वेतन की प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 40 है बच्चों। अनुच्छेद 40 कहता है स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन। जो अनुच्छेद 40 है आपका, स्थानीय जो कि गांव हैं, जो जहां प्रधानों के चुनाव होते हैं, वहाँ पर ये स्वशासन, वहाँ के लोग खुद ही, जब वो चुनाव हो जाता है उस गांव के लोग उनको चुनते हैं प्रधान को, और उसी इकाई के द्वारा गांव में पंचायतों का गठन होता है। और वो जो जितनी भी गांव की समस्याएं होती हैं, वहाँ के पंचायतों के गठन होने के बाद वो जो पंचायत है उस कार्य को वो देखती है, चाहे वो धर्मशालाएं हों, चाहे वो किसी और तरीके की सड़कें बनाना हो, नालियाँ बनाना हो, सफाई व्यवस्था करना हो। तो ये सब हमें जो ग्रामीण स्तर पर पंचायतों का गठन होता है वो अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन कितनी बार बच्चों ये रिपीट हुआ है कि ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में है, जो स्थानीय स्वशासन की इकाई है वो अनुच्छेद 40 में है। इसके अलावा बच्चों अनुच्छेद 41 में कहता है कि लोगों के लिए बेरोजगारी, वृद्धावस्था और रुग्णावस्था आदि की स्थिति में कार्य करने के लिए अवसर, मजदूरी और जन सहायता प्राप्त करवाना। अगर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 41 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, वृद्ध है यानी बुढ़ापा है उसको, रुग्णावस्था है यानी बीमार है, ऐसी स्थिति में कार्य करने के अवसर और मजदूरी और जन सहायता प्राप्त उनको मिलनी चाहिए। ये सरकारें उनको सहायता देती हैं। बेरोज़गारी भत्ता आप डेली जब कहीं चुनाव होते हैं तो कहते हैं हम बेरोज़गारी भत्ता देंगे, हम ये करेंगे। तो जो बहुत ज़्यादा बेरोज़गार लोग हैं, बहुत ही निचले स्तर पर जो ग्रामीण आते हैं, वो जो नागरिक आते हैं, उनको बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है। वृद्धावस्था में उनकी सहायता की जा सकती है, सरकार की तरफ से होता है, संस्थाएं होती हैं, और बीमारी के समय उनको समय समय पर उनके कार्य जो जितना भी उनका इलाज का खर्चा है वो सब उनको अवसर प्रदान किए जाएंगे। और ऐसी स्थिति में कार्य करने के अवसर, मजदूरी और जन सहायता भी दी जाएगी। अगर ये सब ये प्रॉब्लम है, इनको कोई बेरोज़गार है, वृद्ध है या बीमार है, तो उनको मजदूरी भी कहीं काम दिया जाएगा और इस तरीके से उनको जन सहायता भी दी जाएगी। तो ये अनुच्छेद 41 में है। इसके अलावा बच्चों अनुच्छेद 42 कहता है कि कार्य करने की मानवीय दशाएं और प्रसूति दौरान आराम। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रसूति के दौरान आराम की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है और किसके तहत की गई है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत की गई है और अनुच्छेद 42 के तहत की गई है। तो ये किस में क्या है, कार्य करने की मानवीय दशाएं, जो कार्य करते हैं वो उनको ऐसी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए कि जो हर नागरिक को काम कर मिल सके। और जब महिला गर्भवती होती है तो उसको उस दौरान आराम करने का भी व्यवस्था होनी चाहिए। आप में से बच्चे कुछ होंगे जो टीचिंग की तैयारी कर रहे होंगे, आप या कहीं और सा गवर्नमेंट जॉब में तैयारी, प्राइवेट में ये व्यवस्था है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट में है। क्योंकि अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो उसको 6 मंथ या 3 मंथ की मैटरनिटी लीव दी जाती हैं। तो ये व्यवस्था अनुच्छेद 42 में की गई है बच्चों। अनुच्छेद 43 कहता है बच्चों, अनुच्छेद 43 में क्या है, आजीविका, मजदूरी और जीवन के एक बेहतर स्तर का समर्थन तथा उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों के हिस्सा लेने के अधिकार का भी समर्थन करता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अनुच्छेद 43 है वो क्या उपलब्ध कराता है। तो ये आजीविका के साधन उपलब्ध कराता है, मजदूरी के लिए जो मजदूर होते हैं उनको काम उपलब्ध कराता है, जीवन के एक बेहतर स्तर का समर्थन करता है। यानी कि अगर देखो मजदूर आजीविका के लिए साधन नहीं मिलेंगे तो वो काम नहीं करेगा। मजदूरी किसी भी तरीके की हो सकती है। मजदूर का मतलब आप ये मान के ना चलें कि वो सड़कें ही बना रहे हैं या गड्ढे ही खोद रहे हैं। हर व्यक्ति यहाँ पे मजदूरी ही कर रहा है, चाहे वो बहुत मल्टी स्टारर कंपनी में काम कर रहा हो या छोटे स्तर पर काम कर रहा हो। काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ये काम है तो सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं।
तो जो आजीविका है बच्चों, आजीविका के साधन उपलब्ध कराना, मजदूरी के साधन उपलब्ध कराना, जीवन को बेहतर ढंग से वो जी सकें, कम से कम इतना उनकी जो पैसा है वो उनको जीवन को बेहतर स्तर तक का समर्थन। और उद्योग जब बड़ी बड़ी कंपनियां बनती हैं या उद्योग खुलते हैं तो मज़दूरों के हिस्सा लेने का अधिकार का भी समर्थन करता है। ये ऐसा नहीं कर सकते कि बाहर से मज़दूर ले आएँ कहीं से और उसमें उनसे काम करा लें। वहाँ पर जो उद्योग खुलेंगे उसमें मज़दूरों को पूरा काम करने का अधिकार होगा और उसका समर्थन अनुच्छेद 43 करता है। और अनुच्छेद 44 क्या कहता है बच्चों? अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यानी जिसे हम सिविल कोड कहते हैं। अब ये सिविल कोड क्या है? आप दिन रात सिविल कोड सुन रहे होंगे कि अभी लागू होने वाला है या कोई कानून आएगा। इसका एक समान नागरिक संहिता का मतलब होता है बच्चों कि चाहे वो किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो या किसी भी धर्म जाति के व्यक्ति, पुरुष महिलाएं हों, उनको अगर ये अनुच्छेद 44 लागू हो जाता है तो इस देश में उनके लिए एक समान ही कानून होंगे, एक समान ही रहन सहन होगा। मतलब अच्छा बुरा रहन सहन हो सकता है, ड्रेस कोड सेम ही होगा एक तरीके से। ये सब जो है हमें समान नागरिक संहिता के तहत ही प्राप्त होंगे। अभी क्या है, सबके अपने अपने जो धर्म के हिसाब से कानून लागू हैं। कहीं पे पर्सनल लॉ है तो कहीं पे कोई और कानून उन्होंने लागू किए हुए हैं। तो जो अगर ये अनुच्छेद 44 लागू होता है तो समान नागरिक संहिता कोड यानी सिविल कोड यानी आम नागरिकों के लिए एक समानता होगी। आम और ख़ास उसमें सब एक समान हो जाएंगे, चाहे एक धर्म के हों, चाहे दो धर्म के हों, चाहे 100 धर्म के हों, कितना भी धर्म किसी भी देश में हो, अगर वो लागू होता है भारत में खासकर ही, क्योंकि भारत की बात कर रहे हैं हम, तो अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता सिविल कोड का प्रावधान ये है सीधा सीधा कि यहाँ पर सभी नागरिक, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको एक समान नागरिकता मिलेगी, एक समान कानून में उनको। जैसे आज तलाक होते हैं तो वो अपने लॉ के हिसाब से करते हैं किसी धर्म के लोग, तो वहाँ ऐसा प्रावधान नहीं होगा। वो कोर्ट में जाके सारे जितने भी केसेस हैं वो कोर्ट में जाकर के उनका निपटारा होगा। अनुच्छेद 46 कहता है अनुच्छेद 45 निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का समर्थन करता है। तो जो अनुच्छेद 45 है निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा प्रावधान करने का समर्थन करता है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो अनुच्छेद 45 में क्या है, ये हमें फ्री में निःशुल्क और अनिवार्य जो प्राथमिक स्तर तक 5वीं स्तर तक हमारी शिक्षा होती है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। अगर क्योंकि हर नागरिक यहाँ पैसे वाला नहीं है, सबके पास जॉब्स नहीं है, कुछ इतने बुरे हालातों में बच्चे रहते हैं, तो उनको भी प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त हो सके, ये अनुच्छेद 45 में हमें प्रावधान दिया गया है, इसमें बताया गया है। और ये निःशुल्क है और ये 5वीं क्लास तक है, तो ये अनुच्छेद 45 में है। इसके अलावा बच्चों अनुच्छेद 46 कहता है, क्योंकि हम 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 46 कहता है कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाना। तो जो 46 ये कह रहा है कि क्योंकि हमारे देश में क्या, दुनिया के देशों में है लेकिन हम अपने भारत की बात कर रहे हैं, तो ये जो अनुच्छेद 46 है, कमज़ोर वर्ग जो कि बहुत ही गरीब वर्ग हैं या जो आदिवासी इलाके हैं, SC ST हैं, उनके लिए कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना। OBC कैडर के लोग हैं तो देखा होगा आपने, जब आप फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उनके लिए आप क्या करते हैं, फ़ीस में कभी फॉर्म निकलते हैं तो किसी की 100 है, किसी की 500 है, किसी की 200 है, इस तरीके से फ़ीस होती है। तो वो यही है कि जो कमज़ोर वर्ग है वो 500 नहीं दे सकता। तो जो क्रीमी लेयर के बच्चे होते हैं या आपने जाति के हिसाब से OBC SC ST के हिसाब से अगर बच्चों को शिक्षा देनी है तो वो कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना। ये पढ़ जाएंगे तो आर्थिक कल्याण इनका अपने आप ही हो जाएगा, खुद ही कमाने लगेंगे। उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाना है। जो ये कमज़ोर वर्ग के बच्चे होते हैं या कमज़ोर वर्गों के नागरिक होते हैं, बच्चों उनका शोषण बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए इनकी शिक्षा और आर्थिक कल्याण की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47
47 कहता है जन स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए पोषक आहार के स्तर में और जीवन स्तर में वृद्धि का प्रयास करना। देखो बच्चों, जन स्वास्थ्य जो देश का नागरिक है, जन माने नागरिक, भारत के नागरिक हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए अच्छा भोजन उपलब्ध कराया जाना। जैसे कि स्कूलों में भी आपने देखा होगा मिड डे वगैरह भोजन प्राप्त होता है, या उन्हें किसी सैटरडे को कोई भोजन मिलता है, या फ्राइडे को उनकी मंडे टू सैटरडे तक की एक मेन्यू होता है खाने का। अब वो कैसा मिलता है वो तो वही बच्चे बता सकते हैं, लेकिन क्या है कि बीच में भी जो प्रोवाइड कराने वाले हैं वो अच्छा भोजन उनको नहीं देते हैं स्कूलों में। उनके वो जो उनकी क्वालिटी होती है वो बहुत ख़राब होती है। लेकिन ये हमें अनुच्छेद 47 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आहार के स्तर में अच्छा आहार होना चाहिए, पोषक तत्व होने चाहिए स्वास्थ्य के लिए, और जीवन स्तर में वृद्धि करने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन में आधुनिक विधियों की व्यवस्था करना। देखो, पहले हलों से खेती होती थी, फिर ट्रैक्टर आ गए, फिर बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आ गई। पहले इंसान खुद ही गेहूँ, चावल, जो बाजरा जो भी था वो अपने हाथों से ही काटता था, लेकिन अब मशीनों से कटने लगी हैं। तो ये 48 में साफ लिखा हुआ अनुच्छेद कि कृषि और पशुपालन, आजकल जब हम पशुओं को पालते हैं तो हाईटेक तरीके से उनका भोजन, दूध निकालने की मशीनें तक आ गई हैं। तो ये सब हमें अब अनुच्छेद 48 में बताया गया है, और उनको सरकार पैसे से, खाद से, और जितना भी कृषि के लिए सामग्री होती है, बीज होते हैं, उन सब की व्यवस्था कराती है और आधुनिक विधियों की व्यवस्था कराती है। ऐसा नहीं है कि जो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, हम प्राचीन काल से जिन विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, आज नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये अनुच्छेद 48 में है, कृषि और पशुपालन में आधुनिक विधियों की व्यवस्था करना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस अनुच्छेद में कृषि और पशुपालन में आधुनिक विधियों की व्यवस्था करना का प्रावधान है? तो वो अनुच्छेद 48 में है। इसके अलावा बच्चों अगर देखो अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि अनुच्छेद 48 का में क्या प्रावधान है? तो 48 का में पर्यावरण का संरक्षण के बारे में बताया गया है कि सभी नागरिकों को, सरकारों को, प्राइवेट हों या कोई भी कंपनियां हों, उनको पर्यावरण का संरक्षण करना पड़ेगा तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करनी पड़ेगी। अब वो कैसे करनी पड़ेगी कि कहीं पर पेड़ लगे हुए हैं और आपने अपना कोई प्रोजेक्ट तैयार करना, बनाना है, वहाँ फैक्ट्री बनानी है, कोई कंपनी खड़ी करनी है, और आप वो अपनी मर्ज़ी से काट दोगे? नहीं। अगर आपको इस तरीके से अगर आप 100 पेड़ काटते हो, और ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक कि एक पेड़ भी नहीं काट सकते हम बिना सरकार की और कोर्ट की इजाज़त के। लेकिन अगर कोई बहुत ज़रूरी है, हाईवे निकल रहे हैं या रास्ते, सड़कें बनाई जा रही हैं, तो उसके लिए पहले कोर्ट से हमें अनुमति लेनी होती है, और उसके अलावा हमें अन्य और बहुत सारी पर्यावरण के लिए कार्य करने होते हैं, पेड़ लगाने होते हैं, या कहीं और पर उसकी व्यवस्था करनी होती है। तो अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान है तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। इसके अलावा बच्चों जो अनुच्छेद 49 है, 49 में एक प्रावधान है कि ऐतिहासिक रुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों को सुरक्षित रखना। अब क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएगा कि कौन से अनुच्छेद में जो इतिहास में रुचि रखने वाले हैं या राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारक हैं उनको सुरक्षित रखने की बात कही गई है, वो कौन से अनुच्छेद में है? तो बच्चों वो है अनुच्छेद 49 यानी 49। और इसमें दो तीन चीज़ें बताई गई हैं कि इतिहास में आप अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उसको आगे बढ़ाएं, इतिहास लिखें, या इतिहास के बारे में छोटी से छोटी जानकारी कि कब, जैसे कि अशोक कब हुआ था, या मध्यकालीन इतिहास का क्या, किस तरीके से मध्यकालीन इतिहास का वो है, चर्चाएं हैं, उसके बारे में बताना, या राष्ट्रीय महत्व की, जो राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं वो सब स्मारकों को सुरक्षित रखना सरकारों का भी कार्य है और आम नागरिकों का भी कार्य है। इसके अलावा बच्चों अनुच्छेद 50, इसमें क्या प्रावधान है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है, यानी कार्यपालिका को अलग किया गया है और न्यायपालिका को अलग किया गया है। इन दोनों के कार्य अलग होंगे। हालांकि न्याय करना भी एक कार्य है, लेकिन कार्यपालिका जो संसद में कार्य करती है उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया है और न्यायपालिका को अलग किया गया है, ताकि दोनों अच्छे से काम कर सकें और बिना किसी दबाव के काम कर सकें। अनुच्छेद 51,
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो 51 में अब ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत में कौन से अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है। तो बात कही गई है अनुच्छेद 51 में, और ये अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है विश्व स्तर पर शांति बनाए रखना, और राष्ट्रीय स्तर पर होता है अपने देश में शांति बनाए रखना और उसकी सुरक्षा करना और अपने देश की सुरक्षा करना। ये सारी बातें अनुच्छेद 51 में प्रावधान है इनका। तो बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अभी मैंने उससे पहले भी बताया आपको कि ये भी पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कितने से कितने अनुच्छेद तक हैं। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये किस भाग में है, तो भाग 4 में है। और ये किस स्तर पर कार्य करता है, तो ये राज्य एक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करता है। तो चाहे अनुच्छेद 36 हो जिसमें सामाजिक व्यवस्था की बात हुई है, चाहे अनुच्छेद 37 हो जिसमें न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है किंतु इन्हें लागू करना एक राज्य का कर्तव्य बताया गया है, चाहे अनुच्छेद 38 हो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय व्यवस्था की बात कही गई है, चाहे अनुच्छेद 39 हो समान न्याय सभी नागरिकों के लिए आजीविका के साधनों के बारे में, मतलब साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है, और स्त्री पुरुषों को समान वेतन की बात कही गई है। चाहे अनुच्छेद 40 हो स्थानीय स्वशासन इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के तहत होता है। अनुच्छेद चाहे 41 हो जो कि लोगों के लिए बेरोजगारी, वृद्धावस्था और रुग्णावस्था की स्थिति में कार्य करते हैं, चाहे अनुच्छेद 42 कार्य करने की मानवीय दशाएं और प्रसूति दौरान आराम की व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके से जो बच्चों इतने सारे अनुच्छेद हैं, ये 36 से 51 तक, उनमें सब कुछ आम नागरिकों के लिए एक ऐसी व्यवस्था की गई है। लेकिन ये भी सच है कि ये उसमें न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन से ऐसे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं या कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, तो वो हैं आपके नीति निर्देशक सिद्धांत जो न्यायालय द्वारा परिवर्तन इनमें नहीं किया जा सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें ये पसंद नहीं है, या सरकारें भी नहीं मना कर सकती कि ये इतने सारे जो नागरिकों को सुविधाएं दी गई हैं इनमें कुछ कमी कर दी जाए। तो इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ये राज्य के कल्याणकारी राज्य स्थापित करता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चाहे आपका सीटेट हो, टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस, कोई भी अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो ये एक निचोड़ है पूरा का पूरा, जिसमें से अगर आप कोई बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 7-8 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप सीटेट का दे रहे हैं तो 3-4 क्वेश्चन आएंगे ही, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।